हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग यूपी टेट के आने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कुछ पीवाईक्यूज पिछले वर्ष के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, जिससे आपको आपके आने वाली परीक्षा में बहुत ही मदद मिलेगी। तो चलिए देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ये दो क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं जो प्रीवियस ईयर में 2018 या 20 में पूछे गए हैं, तो इन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी। समचतुर्भुज को इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं। ठीक है, मैं कुछ टर्म्स को इंग्लिश में बता दिया करूंगा। जैसे समचतुर्भुज को रोम्बस कहते हैं, विकर्णों को डायगोनल्स कहते हैं और उनकी डायगोनल्स गिवन है और आपको इसकी भुजा बतानी यानी साइड बतानी। देखिए, समचतुर्भुज हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। समचतुर्भुज कुछ इस तरीके से दिखता है और इसके चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर ये भुजा ए है तो सभी ए होंगी। और अब इसमें क्या है, इसके विकर्ण दिए गए, तो विकर्ण हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले विकर्ण बनाएंगे। समचतुर्भुज के विकर्ण हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो इसके अंदर जो चार त्रिभुज बने वो आपको समकोण त्रिभुज कहलाएंगे। समकोण त्रिभुज है। अब देखिए, विकर्ण 16 और 12 है। ठीक, एक विकर्ण 16 था और एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये जो विकर्ण आपस में काट रहे हैं इस बिंदु पर, तो ये हमेशा इसको हाफ हाफ डिवाइड करते, इक्वली डिवाइड करते। जैसे अगर मैं इसको नेम कर दूं एबीसीडी, कि ये समचतुर्भुज एबीसीडी था, इसका एसी और बीडी इसके दो डायगोनल्स यानी दो विकर्ण है और ये समकोण त्रिभुज बना है। इसको बीच वाले पॉइंट को ओ नाम दे रहा हूं। अब अगर मैं यहां पर आप ये मेंशन करूं कि जैसे यहां पर दिया गया था विकर्ण 16 और 12 है। विकर्ण कितने हैं, 16 और 12। तो अगर ये वाला विकर्ण 16 है तो ये 8 और 8 में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि बराबर डिवाइड कर देता है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा। इसी तरीके से ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा। तो कुल ये मान लीजिए बीडी विकर्ण 12 है तो ये 6 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर समकोण बन रहा है। ये 6 और 8 है। 6 8 के साथ ये हमेशा 10 बनाएगा। 6 8 और 10 ट्रिपलेट होते हैं। जिनको याद है वो 6 8 और 10 का ट्रिपलेट जानते हैं, तो वो डायरेक्ट इसे 10 सेंटीमीटर टिक कर सकते हैं आंसर। इसको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। जो लोग ये नहीं जानते ये अप्रोच ट्रिपलेट पर, वो इसको निकाल लेंगे पाइथागोरस की मदद से। तो जैसे हम ये वाला त्रिभुज ले लें एओबी, त्रिभुज एओबी में, त्रिभुज एओबी में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाए तो यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला आपका कर्ण हो जाएगा AB स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब एक 8 है और एक 6 है। अब 8 का स्क्वायर यानी 64, 6 का स्क्वायर 36, जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। इधर है AB स्क्वायर, AB निकालेंगे तो अंडर रूट, स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा और 100 का वर्गमूल आएगा 10। तो इस तरीके से AB, और यही इसकी भुजा है। आप देख रहे हैं ये 10 आ गया, तो चारों ही भुजाएं 10-10 ही होंगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं इसकी प्रॉपर्टी होती है समचतुर्भुज की कि सभी भुजाएं बराबर होती है। तो इस तरीके से डी पार्ट हो गया। सॉल्व करने से बच सकते हैं अगर आपको कुछ ट्रिपलेट अच्छे से मालूम है। जैसे मैं कुछ ट्रिपलेट यहां लिख दे रहा हूं, कुछ ऐसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लिख दे रहा हूं, ट्रिक जिनकी मदद से आप ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट कर सकते हैं और उनको मैं यहां पर बता भी देता हूं। जैसे एक होता है, आप जानते हैं 3, 4 और 5। इसी को अगर हम इसमें कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें तो वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही बनते हैं, ट्रिक ही बनते हैं। जैसे 2 से गुणा करूं तो 6, 8 और 10। इसी को अभी आपने इसमें प्रयोग होते हुए देखा। अगर मैं इसमें 3 से गुणा करूं तो 3, पहला वाला ट्रिपलेट जो है इसमें अगर मैं 3 से गुणा करूं तो ये हो जाएगा 3 3 9, 3 चौके 12 और 3 5 15। ये भी ट्रिपलेट है। इस तरीके से 5, 12 और 13 एक ट्रिपलेट होता है। ऐसे ही बहुत से ट्रिपलेट्स आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 4 से गुणा करूं तो 12, 16 और 20, ये भी ट्रिपलेट बन जाएगा। तो ये कुछ ट्रिपलेट है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। और जैसे अब ये इनमें से कुछ आ जाए इस तरीके का, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलो चावल खाते हैं, तो कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलो चावल खाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले जो डेटा है इसमें देख लीजिए, व्यक्ति कितने 40, दिन कितने 30 और कितना राशन यूज हो रहा है 200 किलो। तो इसको हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, M1D1/W1 इज इक्वल टू M2D2/W2। इसमें वैल्यू रख देंगे और सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही सिंपल अप्रोच है, कुछ सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं। वैल्यू रखिए, सॉल्व हो जाएगा। M1D1 का मतलब, M का मतलब आदमी, मैन, दिन, D का मतलब डे, दिन, और W मतलब जो कार्य हो रहा है। तो जैसे यहाँ 200 किलो चावल की खपत हो रही है,
तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं M1 पहले 40 व्यक्ति, तो इसकी जगह 40 रख दीजिए, बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा माना जाएगा। D1 कितने दिन, 30 दिन, यहाँ 30 रख दीजिए, और वर्क कितना चावल यूज हो रहा था 200, तो इसको अपॉन में लिख दीजिए बराबर। इसी तरीके से यहाँ पर पूछा गया है तो कितने दिनों में, दिन ये पूछा गया दूसरा वाला, और यहाँ पर दूसरा आदमियों की संख्या 30 दी थी, इस बार इस जगह पर आप रख दीजिए 30, बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा D2 और बटे कितना चावल आपकी खपत होना है 500 की ग्राम, तो इसे 500 नीचे रख देंगे। बस अब इसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व कर दीजिए। वैसे तो यहाँ से चाहे तो इसको कट कर सकते हैं, 2 0 ये ऊपर नीचे कट गए, 4 3 12, 12/2 और 12/2 कट के 6 आ जाएगा, तो इसे हम सीधी सीधी 6 लिख लेते हैं। इधर का सॉल्यूशन 6 हो गया, और इधर अगर देखें एक 0 कट जाएगा, ठीक है। और ये अब आप देखेंगे इधर 6, इधर बचा 3 गुणे D2 बटे 50, 50 इधर आएगा, इधर बटे में, इधर गुणे में हो जाएगा 6 गुणे 50, और ये गुणे में था तो ये बटे में चला आएगा, और ये D2 निकल आएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, 100 दिन लगेंगे, 100 दिन में खपत हो जाएगी, और ये ऑप्शन में आपके पास डी पार्ट में दिया है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। पूरा फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो आप ध्यान से इसको देख लीजिए। इसका पूरा फॉर्मूला क्या होता है, M1 D1 H1 अगर घंटे भी दिए हो पर अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अगर कभी घंटे भी दिए हो कि इतने आदमी इतने दिन इतने घंटे, जैसे 20 आदमी 8 दिन तक रोज 6 घंटे काम करके कोई काम कर रहे हैं, तो इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तब इस फॉर्मूले का प्रयोग कर लेंगे आप। इसमें M का मतलब होता है मैन यानी कि आदमी, D का मतलब होता है दिन, H का मतलब घंटे, और W जो भी काम हो रहा है। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि 10 व्यक्ति रोज का 6 घंटे काम करके 8 दिनों में 20 कुर्सियां बनाते हैं, इस तरीके का कोई हो गया या कुछ भी हो जाए, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग हम कर सकते हैं। इनको अलग अलग भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए केवल और केवल आदमी और दिन की बात की जाए M1 D1, तो इधर है M2 D2, इतना पार्ट भी यूज कर सकते हैं, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। ये फॉर्मूला भी प्रयोग हो सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन बने जिसमें बोला जाए कि 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 20 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो M1 D1 M2 D2 लगा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से इस फॉर्मूले में से आप बीच में से भी फॉर्मूले को यूज करके और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको देखिए, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को ₹390 पर बेचने पर 20% का लाभ होता है, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, बहुत पूछे जाते हैं। 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस क्या होगा। इसका सेल प्राइस दिया गया, बेचने पर बोला गया, बेचने पर मतलब सेल प्राइस एसपी, तो ये जो दिया गया है ये सेल प्राइस है उसका बेचने पर, और आपको क्रय मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस बताना है कि वो वस्तु उसकी लागत क्या थी, ये निकालना है। बेचने पर लाभ हुआ है 20%, तो कोई भी वस्तु अपने आप में पहले 100% होती है, 100% उसकी लागत होती है, क्रय मूल्य उसका 100% होता है, और यहाँ पर 20% का लाभ हो गया है, तो मतलब ये जो वैल्यू है वो 120% के बराबर हो गई। 100% अपने आप में कुछ भी होता है वो 100% होता है, और 20% का लाभ हुआ, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 120% की वैल्यू है ये जो दिया है 390, क्योंकि लाभ 20% लाभ पर बेचने पर इतने रुपए में बेचा है और 20% का लाभ है, तो इसका मतलब ये 20% उसमें बढ़ गया होगा, और पहले कोई वस्तु 100% रही होगी और अब वो 120% की वैल्यू दे रखा है। तो अगर 120% 390 है, मैं आपसे कहूं 1% कितना होगा, तो ये 120 इधर बटे में आ जाएगा, 390 के नीचे बटे 120। और अब क्योंकि आपको मालूम है कि क्रय मूल्य निकालने का मतलब 100% का मान बताना है, तो 100% का मान जब आप बताएंगे वही क्रय मूल्य होगा, इसी को हम सीपी या क्रय मूल्य कहेंगे। 100% का मतलब जब 1% की वैल्यू आपके सामने है 390 बटे 120, और 100% बताना है तो इंटू 100 कर देंगे, गुणा कर देंगे। बस इसी को सरल कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। एक एक जीरो तो कट जाएगा, ये आपका 3900 हो जाएगा। ठीक है, 39 और 100 का गुणा और बटे में 12 से काट दीजिए। देखिए 12 × 36, 3 बचा 30 हो जाएगा, 12 दूना 24, 6 बचा 60 हो जाएगा, 12 × 25 60, 325 आ गया। डी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से इसका आंसर आपका डी पार्ट हो गया। अब एक क्वेश्चन नीचे लिखा है, ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इसको सिर्फ जानकारी के लिए रखना है, लेकिन ये बहुत रिपीट होता है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है घुमा फिरा के कई तरीकों से। सबसे छोटा ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक क्या है, प्राइम नंबर, प्राइम इंटीजर कौन सा है इसमें से।
इसमें से स्मॉलेस्ट प्राइम इंटीजर कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। एक तो बोलते हैं सबसे छोटा, 2-3 तरीकों से पूछा जाता है, ध्यान रखिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसी को कहते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य को इंग्लिश में प्राइम बोलते हैं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए तब भी आप कहेंगे 2, या ऐसे भी पूछा जाता है एकमात्र सम संख्या, एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य हो। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, जो अभाज्य हो उसको भी 2 ही बोलेंगे, क्योंकि 2 इकलौती एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, बाकी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। अभाज्य संख्या होती क्या है, इसको भी एक छोटा सा ब्रीफ समझ लेते हैं। अभाज्य यानी प्राइम नंबर ऐसी संख्या होती है जो किसी से विभाजित ना हो, जैसा कि इसके नाम में ही है अभाज्य, जो किसी से विभाजित ना हो सिवाय एक के और अपने आप के। यानी ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो या एक से विभाजित हो, उन्हीं को हम अभाज्य कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो आप देखते हैं जैसे 2 है, 2 या तो एक से ही कटेगा या अपने आप से कटेगा, 2 1 कम 2। इसके बाद जैसे 3 होता है, 3 या तो एक से कटेगा या 3 1 कम 3 अपने आप से कटेगा, और किसी से नहीं कट सकता। ऐसे 4 की अगर बात करें तो 4 देखिए एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा और 2 से भी कट जाएगा, तो इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है। अभाज्य समझना, जैसे 2 और 3 अभाज्य हो गया, इसके बाद 5 अभाज्य होगा, ये भी एक से कटेगा और 5 1 कम 5 अपने आप से कटेगा। ऐसे ही कोई संख्या और ले लें, 7 अभाज्य है क्योंकि वो एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, तो 7 भी अभाज्य है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं अभाज्य संख्याओं को लेकर के जो बहुत ही बेसिक होते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए जैसे इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं कि प्रथम 5, इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ये मुझे ध्यान आ गया तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, औसत बताइए। तो इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अब अभाज्य को कई बार रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में तो प्राइम नंबर बोलते हैं, बाकी रूढ़ भी बोलते हैं हिंदी में। तो अब प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, एवरेज निकालना है। औसत का मतलब आपको एवरेज फाइंड करना है। तो आपको मालूम है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है और फिर 11 है। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो संख्याएं मिलती जाती हैं। अब अगर हमको इनका औसत बताना है तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए औसत का फॉर्मूला होता है, संख्याओं को जोड़ दीजिए, जितनी संख्याओं का औसत बताना हो, और जितनी संख्याएं हैं जैसे 1 2 3 4 5 संख्याएं, उससे भाग कर दीजिए, बस यही औसत का फॉर्मूला होता है। दी गई संख्याओं को जोड़िए और जितनी संख्या है उससे भाग कर दीजिए बटे में। अब देखिए क्या आएगा, 3 2 5 5 10 7 17 1 18 10 28, 28 बटा 5 आएगा। इसी को सॉल्व कर लीजिए। फिर से एक बार जोड़ चेक कर लेते हैं, 11 7 18, 18 और यहाँ पर 10 28, हाँ ठीक है। 28 बटे 5 को आप सॉल्व करेंगे कट करके तो डेसिमल में आंसर आएगा, जैसे 5 बार जाएगा 5 25, 3 बचेगा और 5 6 30, 5.6 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शंस में आपको ऐसे नंबर्स दिए होंगे, 5.6, 4.6, 3.2, इस तरीके से आपको उसको टिक करना होगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई। और ये भी क्वेश्चन आपका 2018 या 20 में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपका यूपी टेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है।